नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो एनसीबीसी है, पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती थी, लेकिन करंटली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये देखती है, एग्जामिन करती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको उनके राइट्स और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर किसी बैकवर्ड क्लास के पर्सन को लग रहा है उसके राइट वायलेट हुए हैं तो इस कमीशन में वो कंप्लेन कर सकता है, और ये कमीशन फिर क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके साथ साथ ये पॉलिसीज़ भी सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि किस तरह से हम बैकवर्ड क्लासेस की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चेंजेस ला सकते हैं। अब मेन दो बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस थी। फर्स्ट, जिसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कहते हैं, काका कालेलकर कमीशन, जो 1953 में बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। अब इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और साथ में जॉब्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उस टाइम नेहरू गवर्नमेंट ने इनकी जो रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। फिर सेकंड बैकवर्ड कमीशन है जिसको मंडल कमीशन कहते हैं, जो 1979 में बनी थी। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने आइडेंटिफाई करा था अपनी रिपोर्ट में कि इंडिया में 52% पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड है, और सजेस्ट करा था कि 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस को। तो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने उस टाइम ये 27% रिजर्वेशन दी थी बैकवर्ड क्लासेस को, जिसके बाद थोड़ा आउटरीच भी हुआ था पब्लिक में। उन्होंने क्वेश्चन भी करा था कि नहीं मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। फिर बाद में क्या हुआ, इंदिरा साहनी ने ये चैलेंज करा था कि 27% रिजर्वेशन है, इसको चैलेंज करा था। 1992 में ये केस हुआ था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इन्होंने अपहेल्ड करा था कि जो 27% रिजर्वेशन हमने दी है ओबीसीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जॉब्स में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके साथ साथ एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब जो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ऑफिशियली तो 1992 के बाद आया है, लेकिन ये एक्चुअल में 1971 में सतानाथन कमेटी ने ये इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इस पीरियड की ड्यूरिंग इसको इम्प्लीमेंट करा। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगा दिया कि रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल रिजर्वेशन। अभी करंटली ये 59.5% है, क्योंकि 15% रिजर्वेशन एससी को मिलता है, 7.5% एसटी को, 27% ओबीसीज़ को, और एक 10% ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कहा था कि आप बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो गवर्नमेंट किसी एक्ट से लेके आती है। तो फिर एनसीबीसी एक्ट आया था 1993 का, जिसके अंदर हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हमने बनाई थी 1993 में। फिर बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, फिर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल 338B में इसका मेंशन है एनसीबीसी का। 338 आर्टिकल है वो एनसीएससी की बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और उसका जो ए है 338 का ए है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है। पहले शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक ही एक्ट होता था, एक ही आर्टिकल होता था। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। फिर जो बीसी कमीशन है ये बेसिकली करती क्या है, ये कंप्लेंट्स को देखती है कि अगर कोई क्लास ऑफ सिटीज़न कह रहे हैं उनकी अंडर इंक्लूजन है, उनको नहीं इंक्लूड करा जा रहा बीसी लिस्ट में, या किसी को ज़्यादा इंक्लूड करा जा रहा है, या किसी को बिल्कुल नॉन इंक्लूड ही नहीं करा गया, ये सारी कंप्लेंट्स देखती है। इसके अलावा अगर कोई क्लास या कोई कास्ट है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें भी बीसी के लिस्ट में इंक्लूड करो, तो वो सारी रिक्वेस्ट को देखती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को सजेशन देती है कि किसको इंक्लूड करना चाहिए, किस कास्ट को, और किसको एक्सक्लूड करना चाहिए। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें एक तो चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इन सब को खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 3 ईयर्स के लिए। अब जो चेयरपर्सन है वो तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या करंट सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। और बाकी मेंबर्स हैं उनको बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होने चाहिए। अब 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। अगर मैक्सिमम टर्म है दोबारा से रीअपॉइंटमेंट के लिए 2 टर्म्स हो सकती हैं, मतलब 2 टर्म्स के लिए मैक्सिमम अपॉइंट होते हैं। एक बार 3 ईयर के लिए हो गया, उसके बाद एक और बार 3 ईयर के लिए। अब ये क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट हर साल वो प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट किसको देते हैं, पार्लियामेंट में देते हैं, और फिर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है कि जो ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उस पर क्या एक्शन लिया गया, किन चीज़ों पे एक्शन लिया गया, किन चीज़ों पे नहीं लिया गया।
अगर कोई इन्होंने स्टेट के लिए रिपोर्ट बनाई है इस कमीशन ने, तो वो रिपोर्ट स्टेट की गवर्नमेंट को देती है। अब देखो एनुअल रिपोर्ट अगर वैसे रिपोर्ट है सेंटर की, वो प्रेसिडेंट को देती है, लेकिन स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट को देती है, ना कि गवर्नर को। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को स्टेट के लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं और जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस को। अब इस कमीशन के पास पावर है सिविल कोर्ट की भी, कि किसी भी पर्सन को सम्मन कर सकती है और उनको ओथ दिला के पूछ सकती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये सब कुछ कर सकती है।